आज फिर हम एक आपसे मेरे को टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फिजिक्स का टॉपिक साउंड। हमने इससे पहले कल लाइट पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा। बॉस आपसे मेरे को स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज हमारी जो सीरीज चल रही है 20 आपसे मेरे को टॉपिक जो मुझे आपको करवाने हैं, बोलो आपसे मेरे को 1 बाय 1 टॉपिक में करवा रहा हूँ। एक लाइट हम पढ़ चुके हैं, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। बोलो आपसे मैं कहूँ साउंड, ठीक है। ध्वनि टॉपिक फिजिक्स का टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपका आएगा और मैंने आपसे कहा कि इसको हम आज अभी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले नंबर 1 पहला पॉइंट क्या पता होना चाहिए कि ध्वनि, मैंने कहा एक यांत्रिक तरंग, ठीक है। यांत्रिक मैंने कहा तरंग मतलब मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, ठीक है, होती है। ध्वनि क्या होती है कि यांत्रिक तरंग, बोलो मैकेनिकल वेव होती है। अर्थात आपसे मैं कहूँ अर्थात बोलो ध्वनि, बोलो को संचरण के लिए माध्यम आपसे मैं कह रहा हूँ की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। बात समझ में आए? यानी आपसे मैं कह रहा हूँ ध्वनि को ट्रांसमिशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से मैंने कहा ध्वनि एक अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपसे मैं कह रहा हूँ लॉन्गिट्यूडिनल, आपसे मैं कहूँ वेव, ठीक है। बोलो अनुदैर्ध्य तरंग मैंने कहा होती है, ठीक है, होती है। अर्थात क्या मतलब होता है कि इसमें मैंने कहा कण का कंपन बोलो तरंग की संचरण की दिशा में होता है। तरंग की संचरण की बोलो मैंने कहा दिशा में होता है। क्लियर? इसका मतलब हुआ अगर ये तरंग संचरण ऐसे कर रही है तो कण का कंपन बोलो तरंग संचरण की दिशा में ही होता है। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूँ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर ने होकर तरंग की डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब हुआ कि साउंड वेव बोलो यांत्रिक तथा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्लियर? यहीं पर आपको स्पेशल नोट पता होना चाहिए क्या कि जो प्रकाश आपसे मेरे को होता है, प्रकाश मैंने कहा विद्युत चुंबकीय, स्पेशल नोट नंबर विद्युत चुंबकीय मैंने कहा तरंग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड मैंने कहा यांत्रिक बोलो आपसे मेरे को अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। आपसे मेरे को अनुप्रस्थ तरंग का मतलब ट्रांसवर्स आपसे मेरे को वेव, ठीक है, होता है। देखो आपसे मैंने कहा कि जो प्रकाश तरंग होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तथा ट्रांसवर्स होती है, जबकि साउंड जो अभी पढ़ रहे हैं वो मैंने कहा मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल होती है। नंबर दूसरा आपको स्पेशल नोट पता होना चाहिए कि तरंग के बोलो मैंने कहा अनुदैर्ध्य, ठीक है, एंड आपसे मेरे को अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ प्रकृति आपसे मेरे को का बोलो पता ध्रुवण कौन सी घटना से लगा सकते हैं? ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। ध्रुवण बोलो मैंने कहा घटना से बोलो लगा बोलो सकते हैं। क्लियर? क्योंकि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है उसका तो ध्रुवण होता है और अनुदैर्ध्य तरंग का नहीं होता है। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है अगर कोई अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है, तो उसका तो क्या होगा बोलो ध्रुवण बोलो आपसे मेरे को होता है। क्लियर? और मैंने कहा कोई अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, तो उसका क्या होता है बोलो आपका ध्रुवण नहीं होता है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य प्रकृति। क्लियर? इसी तरह से तीसरा पॉइंट बोलो मैंने कहा प्रकाश का सर्वाधिक वेग। आपसे मेरे को प्रकाश का सर्वाधिक वेग कभी भी पूछे तो कहाँ होता है? निर्वात में होता है। क्लियर? आपसे मेरे को और ध्वनि का तो निर्वात में वेग शून्य ही होगा, बिकॉज ध्वनि एक आंतरिक तरंग है जिसे संचरण के लिए माध्यम जरूर चाहिए होता है। क्लियर? तो आपसे मेरे को हम ध्वनि की बात कर रहे थे। 3 स्पेशल नोट मैंने किसके बारे में बताया? प्रकाश के रूप में। नंबर तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं।
मैंने कहा पहला पॉइंट मैंने बताया ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, दूसरा पॉइंट बताया कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं, मैंने कहा श्रव्य ध्वनि आपसे ऑडिबल साउंड, ठीक है, ध्वनि आपसे मैं कह रहा हूं ऑडिबल आपसे मैं कहूं साउंड, ठीक है, बोलो साउंड, मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं 2000 से 20,000 हर्ज आपसे मैं कह रहा हूं आवर्ती, ठीक है, आवर्ती वाली आपसे मैं को होती है, क्लियर। मैंने कहा बोलो क्या होती है 2000 से बोलो 20,000, फिर मैंने कहा बोलो 2000 हर्ज आपसे मैं कह रहा हूं आवर्ती से मैंने कहा कम बोलो आपसे मैं को वाली ध्वनि आपसे मैं को ध्वनि को मैंने कहा क्या कहते हैं इंफ्रासाउंड, क्लियर, बोलो इंफ्रासाउंड यानी अवश्रव्य बोलो ध्वनि आपसे मैं कह रहा हूं कहते हैं, ठीक है, कैसी ध्वनि कहते हैं इंफ्रासाउंड। इसी तरह से मैंने कहा 20,000 हर्ट्ज या मैं लिख दूं 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आपसे मैं को अधिक आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी की ध्वनि आपसे मैं कह रहा हूं को अल्ट्रा साउंड आपसे मैं कहूं अल्ट्रा साउंड मतलब पराश्रव्य, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं ध्वनि बोलो ध्वनि कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो मैंने बातें बताई है ये पता होनी चाहिए क्योंकि यहां से भी आपके बोलो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर। और उसके साथ साथ मैंने जो स्पेशल नोट बताया इतना आपको पहले पता होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं बोलो ध्वनि आपसे मैं कहूं तरंग के वेग का सूत्र, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूं या मैं क्या कह सकता था बोलो अनुदैर्ध्य आपसे मैं कहूं तरंग के वेग बोलो का सूत्र, एक ही बात है बोलो फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, क्लियर। मैंने कहा बोलो फॉर्मूला ऑफ आपसे मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ मैंने कहा साउंड वेव, ओके। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसका फॉर्मूला होता है वी ध्वनि इज इक्वल टू मैंने कहा गामा पी अपॉन रो, क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, बात समझ में। यहां मैंने कहा बोलो पी क्या है दाब, क्लियर, दाब बोले तो क्या मैंने कहा प्रेशर, ठीक है, डी क्या है घनत्व, घनत्व बोले तो क्या बोलो मैंने कहा डेंसिटी, क्लियर। और आपसे मेरे को ये क्या है बोलो गैसों का परमाणुकता नियतांक एटोमिसिटी कांस्टेंट ऑफ गैस। दिमाग में आता है सर हम बोलो पढ़ क्या रहे हैं ध्वनि, तो इसमें गैसों का कैसा आ गया। तो एक बात बताओ मुझे, ध्वनि एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है जिसे संचरण के लिए माध्यम चाहिए और माध्यम किससे बनता है बोलो गैसों से बनता है, क्लियर। इसका मतलब हुआ कि माध्यम जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां गैसों का रोल आएगा ही आएगा, क्लियर। और रही बात हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो बोलो आपसे संचरण की बात हो रही है, क्लियर। तो एक तो मैंने फॉर्मूला ये बताया, अब आपसे मैं को हम ज्यादा एनालिसिस कर पाए इसलिए इस फॉर्मूले का रूप बनाते हैं। रूप क्या मैंने कहा हम जानते पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी होता है, सब जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा आपसे मैं को पी दाब है, वी आयतन है, एन बोलो गैसों के मोल है, तो जहां एन है वहां पर क्या लिख सकता हूं एम अपॉन एम डब्ल्यू आर टी लिख सकता हूं बोलो, क्लियर। फिर इस एम को इधर लाऊं तो बोलो आपसे मैं कहूं मैं ऐसा कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम, क्लियर। आपसे मैं करूं फिर इस v को मैं नीचे लाऊं तो बताओ m अपॉन वी बोलो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू कर सकता हूं। हम जानते हैं कि बोलो घनत्व तो क्या होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ यहाँ m अपॉन वी की जगह क्या लिख सकता हूं रो लिख सकता हूं आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। हमने क्या देखा कि बोलो आपसे मैं करूं फिर तो हम इस फॉर्मूले का दूसरा रूप बना सकते
सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इधर देखो, मैंने कहा चूंकि वी ध्वनि हमारा क्या है बोलो, आपसे मैंने कहा गामा पी अपॉन रो, तो इसका मतलब हुआ कि मैं वी ध्वनि बोलो आपसे मैं को जहां पी अपॉन रो है वहां आर टी अपॉन एम डब्ल्यू भी कर सकता हूं। इसका मतलब हुआ ये दोनों के दोनों फॉर्मूले किसके होते हैं? वी ध्वनि के होते हैं। ये ताप के रूप में है, क्लियर, और ये दाब और घनत्व के रूप में है, क्लियर। तो आपसे मेरे को आई होप आपको मेरी इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्लियर, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी हेडिंग है बोलो मैंने कहा ध्वनि के बोलो वेग को प्रभावित आपसे मैं कहूं करने वाले कारक, क्लियर। मैंने कहा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ साउंड, क्या बता रहा हूं बोलो, फैक्टर्स मैंने कहा अफेक्टिंग ऑफ आपसे मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ आपसे मैं कहूं साउंड, क्लियर। ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, क्लियर। हमारे दिल दिमाग में एक ही होना चाहिए, वी साउंड इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रो इज इक्वल टू गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, क्लियर। ओके, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं बोलो दाब का प्रभाव। अभी तक बोलो आपसे मैं कहूं आर टेट और रिट मिलाकर यहां से 2 बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्लियर। तो लॉजिक समझना, मैंने कहा दाब का प्रभाव, क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार क्या आया कि बोलो आपसे मैं कहूं दाब को बढ़ाने पर ध्वनि का वेग आपसे मैं कहूं पहला ऑप्शन बोलो घटता है, क्लियर। दूसरा ऑप्शन बढ़ता है, क्लियर, यानी डिक्रीज इंक्रीज। तीसरा ऑप्शन अप्रभावित बोलो नो चेंज आपसे मैं करूं, और डी ऑप्शन बोलो नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्लियर। इसी तरह से एक बार क्वेश्चन आया कि बोला आपसे मैं कहूं यदि पी दाब पर ध्वनि आपसे मैं कह रहा हूं का वेग बोलो वेग आपसे मैं कहूं बोलो वी है, तो 4p दाब पर आपसे मैं को ध्वनि का वेग होगा, क्लियर। और ऑप्शन आपके रहते हैं बोलो 2v बोलो v/2, मैंने कहा 4v और एक है v, क्लियर। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या आए हुए हैं बोलो रिट और आरटेट के अंदर आए हुए हैं, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है अक्सर स्टूडेंट यहां पर धोखा खा जाता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि बोलो P आपसे मैं कह रहा हूं V इज इक्वल टू बोलो क्या होता है गामा P अपॉन रे, तो बोलो आपसे मैं को P ऊपर आ रहा है तो इसको बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा और वो ये टिक कर देता है, जबकि यहां पर आंसर क्या है नो चेंज, क्लियर, अप्रभावित। कैसे अभी लॉजिक बताता हूं, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि आपसे मैं करूं अप्रभावित कैसे हुआ, आपसे मैं करूं यहां पर भी फटाफट वो क्या सोचता है कि v जो अंदर रूट p में है तो p को 4 गुना किया तो v क्या होगा 2v हो जाएगा, इसको टिक कर देता है। जब मैंने इधर अप्रभावित बोला तो नेचुरल है यहां से आंसर v होगा। अब आप लॉजिक को समझो, यहां पर इस फॉर्मूले में देख के आपको क्या लगता है कि बोलो v p के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बढ़ाने पर ही बढ़ेंगे, जबकि अंदर की बात कुछ और है। क्या, इधर देखो, आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा घटेगा, ओके। और आप ये भी जानते हो डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी बढ़ेगी, क्लियर। तो मैंने कहा इन दोनों चीजों को सोचें तो पता चला कि हमें इसके अंदर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, इसका मतलब P अपॉन रो दोनों बढ़ेंगे तो इनका अनुपात जो होगा वो क्या रहेगा नियत, क्लियर। इसलिए ध्वनि का वेग आपसे मैं करूं ध्वनि का वेग बोलो ध्वनि का वेग दाब से क्या रहता है अप्रभावित, आपसे मैं कहूं अप्रभावित रहता है। इसका मतलब चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, दोनों का आंसर आपको देना आना चाहिए। इसमें भी वो आपको केवल और केवल बेवकूफ बना रहा है कि आप जल्दबाजी में 4p को
देखकर अंदर 2 बार लेके आ जाओ, टिक कर दो। क्लियर? तो आई होप पहला कारक समझ में आया होगा कि दाब का प्रभाव आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बार तो फॉर्मूले में दाब ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन हमने जब थोड़ा रिसर्च किया तो हमें पता चला कि दाब बढ़ाने पर घनत्व भी बढ़ता है, इसलिए दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या रहेगा बोलो? कांस्टेंट। आई होप आपको पहला आप समय को प्रभाव समझ में आया होगा। नंबर 2 बात करते हैं ताप का प्रभाव। क्लियर? किसकी बात करते हैं बोलो? मैंने कहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा सबसे पहले तो आप समय को देखते हैं वी ध्वनि। क्लियर? इजिकल टू क्या होता है? मैंने कहा गामा RT अपॉन MW। यहां पर मुझे क्या पता चला? गामा अपने आप में कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है? कांस्टेंट। तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो मुझे पता चला वी ध्वनि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर? तो यहां से पता चला कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ध्वनि का वेग क्या होता है बोलो? इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? यहां पर एक प्रायोगिक डाटा भी बता देता हूं कि बोलो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, प्रायोगिक रूप से देखा गया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, आपसे मैं कह रहा हूं बढ़ाने पर ध्वनि का वेग मैंने कहा 0.61 मीटर पर सेकंड, या मैं क्या कह सकता हूं 61 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। तो आपसे मेरे को ये बोलो मैंने कैसे डाटा बताया बोलो? प्रायोगिक रूप से। क्लियर? तो इसका मतलब इससे हमें एक बात पक्का पता चल गई कि बोलो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ध्वनि का वेग इंक्रीज ही होता है। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने कहा यहां पर स्पेशल नोट नंबर 2, आपको क्या पता होना चाहिए? T1 ताप पर अगर ध्वनि का वेग V1 है और T2 ताप पर ध्वनि का वेग V2 है, तो इसका मतलब V2 अपॉन V1 करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? T2 अपॉन T1। 3 चीज दे रखी होगी, चौथा आपको करना आना चाहिए। बस यहां पर क्या ध्यान रखना? T1 और T2 बोलो आपसे ताप को हमेशा केल्विन में रखना है। किस में यूज करना है? केल्विन में रखना है। क्लियर? क्योंकि केल्विन क्या होती? ताप की ऐसा इकाई होती है। एक क्वेश्चन करते हैं, बोलो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपसे मैं कह रहा हूं 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आपसे मैं कहूं ध्वनि का वेग आपसे मैं कह रहा हूं V है, तो बोलो 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बोलो आपसे मैं कहूं ध्वनि का वेग आपसे मैं कह रहा हूं वेग बोलो होगा। क्लियर? और ऑप्शन आपको दे देते हैं, बोलो आपसे मैं कहूं V अपॉन √3 एक दे देते हैं, आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा 2V अपॉन √3 एक दे देते हैं आपको, बोलो √2V अपॉन √3 और एक दे देते हैं इनमें से कोई नहीं। क्लियर? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है हमें क्या करना है। बोलो आपसे V ध्वनि इजिकल टू बोलो गामा RT अपॉन MW। इसका मतलब V साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब V2 अपॉन V1 करेंगे तो T2 अपॉन T1 करना है। क्लियर? मैंने देखा T1 कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 जोड़ दूंगा तो किस में बदल जाएगा बोलो? आपसे मैं को 270, इसको मैं बोलो केल्विन में बदलूंगा तो 273 जोड़ूंगा तो मैंने देखा 300 केल्विन हो गया। T2 मैंने देखा 127 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में बदलूंगा तो 273 जैसे मैं जोड़ूंगा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं तो किस में बदल जाएगा? 400 केल्विन में। दोनों ताप मेरे पास आ चुके हैं। क्लियर? तो यहां पर जब मैं करूंगा तो यहां पर रखू 400 और यहां पर रखू 300, तो मैंने कहा 2 0 से 2 0 कट गया। बोलो √4 का बाहर कितना आएगा? 2 और ये √3, तो मैंने कहा V1 V है, तो बोलो फाइनली मुझे V2 इजिकल टू 2V अपॉन √3 मिल जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3। मैंने कहा बोलो आर्द्रता का प्रभाव। ठीक है, आर्द्रता का
प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, आप समय को इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी की बात करें तो आप समय कह रहा हूं क्या देखा गया है, बोलो आप समय कह रहा हूं, बोलो जो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग जो होता है वो आर्द्रता के क्या होता है, बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी ज्यादा आर्द्रता होती है उतना ही बोलो आप समय को ज्यादा, तो ध्वनि का वेग भी क्या होता है, बोलो ज्यादा। क्लियर। इसका एग्जाम्पल दे तो मैंने कहा बारिश, ठीक है, बोलो बारिश के दिनों में आप समय करूं ट्रेन, बोलो मैंने कहा रेल, बोलो के सायरन, आप समय को सायरन, बोलो सायरन की आवाज, आप समय को आवाज तेज आती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ बारिश के दिनों में आर्द्रता ज्यादा होगी, तो बोलो आप समय को, बोलो सायरन की आवाज तेज आने का मतलब है आर्द्रता ज्यादा होने पर ध्वनि का वेग भी ज्यादा होता है। उसके बाद नंबर 4 हवा आप समय का वेग, ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ वाइंड की बात करूं, क्लियर, तो मैंने कहा आपको कि बोलो आप समय को जिधर भी ध्वनि होगा, क्लियर, अगर आप समय को उधर ही हवा चलेगी तो आप समय को अगर वाउंड आप समय को आप समय हवा का वेग भी उधर होगा तो डेफिनेटली ध्वनि का वेग क्या होगा, बोलो ध्वनि का वेग क्या होगा, बोलो इंक्रीज होगा। क्लियर। और आप समय को दो ही सिचुएशन बन सकती है, अगर मैंने कहा कि बोलो आप समय को भी ध्वनि इधर और हवा का वेग इधर, तो आप समय को हमेशा क्या होगा, बोलो आपका बोलो क्या होगा, ध्वनि का वेग क्या होगा, बोलो कम होगा। क्लियर। बचपन में देखा होगा जो आपसे टेबल फैन होता था जिसके आप सामने जाके बोलते थे, बोलो आप समय को इधर हवा आ रही उधर, तो आपकी आवाज स्पष्ट नहीं होती थी, और आप पीछे जाके बोलते थे तो आवाज बोलो तेज होती थी। क्लियर। तो आप समय को यही लॉजिक यहां पर लगता है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो ध्वनि टॉपिक है आपका उसमें सबसे पहले जो मैंने आपको कुछ विशेषताएं बताई वो आपको पता होनी चाहिए, ध्वनि का वेग का सूत्र पता होना चाहिए, ताप के रूप में उसका बोलो रूप पता होना चाहिए, और प्रभावित करने वाले कारक पता होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आपसे मैंने कहा ध्वनि के गुणधर्म, ठीक है, बोलो मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। क्लियर। बोलो प्रॉपर्टीज आप से मैं करूं ऑफ साउंड की बात करते हैं। क्लियर। तो ध्वनि के 3 गुण होते हैं, एक होता है आप से मैं को ध्वनि, बोलो आप से मैं को की तीव्रता, ठीक है, बोलो इंटेंसिटी, एक होता है ध्वनि का तारत्व, ठीक है, बोलो तारत्व मतलब पिच, और एक होता है ध्वनि की गुणता। क्लियर। तो मैंने कहा बोलो एक क्या है, बोलो इंटेंसिटी, आप से मैं को इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्लियर। एक है आप से मैं करूं पिच, आप से मैं करूं ऑफ साउंड। क्लियर। और एक है बोलो क्वालिटी, आप से मैं करूं ऑफ साउंड। क्लियर। और यहां पर भी आपसे मैं करूं इन दोनों से बोलो आपके रीट और आर्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे भी आया है और इससे भी पूछा गया है। चलो पहला देखते हैं, बोलो ध्वनि की तीव्रता, आप समय करो आपके अभी प्री में क्वेश्चन आया था। ओके, बोलो ध्वनि की तीव्रता, तो आपको पता होना चाहिए ध्वनि की आप समय को तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता बोलो आप समय करो आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, आयाम आप समय को एम्पलीट्यूड, मैंने कहा आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड आप समय कह रहा हूं पर निर्भर, बोलो निर्भर करती है। ठीक है, एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, आवर्ती पर, आयाम पर, तो किस पर निर्भर करती है, बोलो आयाम पर निर्भर करती है। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, ध्वनि की तीव्रता बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कि इकाई, बोलो मैंने कहा इकाई जो होती है वो वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर, या मैं क्या कह सकता हूं, बोलो जूल अपॉन सेकंड इनटू मीटर स्क्वायर, एक ही बात है, जूल पर सेकंड को वाट बना सकते होती है। क्लियर, तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए, ध्वनि की बोलो मैंने कहा दहेली, मैंने कहा थ्रेशोल्ड,
तीव्रता, ठीक है, थ्रेशोल्ड तीव्रता, देहली तीव्रता, या बोलो न्यूनतम तीव्रता। क्लियर? तो वो आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻12 बोलो वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर? आपको ये बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे मैं करूं क्या पता होनी चाहिए कि ध्वनि की आपसे मैं कहूं तीव्रता, ठीक है, बोलो तीव्रता का मापन, आपसे मैं को मापन बोलो प्रबलता, आपसे मैं को प्रबलता यानी लाउडनेस, आपसे मैं करूं बोलो क्या कहलाता है, बोलो मैंने कहा लाउडनेस बोलो कहलाता है, ठीक है, बोलो कहलाता है। ओके, और मैंने कहा आपको यहां पर अगर मैं प्रबलता लिखता हूं, ठीक है, तो प्रबलता यानी बीटा से शो करते हैं, बोलो जिसका आपसे मैं को इकाई जो होती है वो बोलो क्या होती है, बेल, या मैंने कहा डेसी बेल होती है। क्या होती है बोलो, बेल या डेसीबोल। अगर मैं इसका सूत्र बताऊं तो सूत्र होता है बीटा इज इक्वल टू, मैंने कहा आपसे मैं करूं log I अपॉन I0। अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो बेल आता है, और अगर मैं आपसे कहूं बीटा इज इक्वल टू 10 log I अपॉन I0 करते हैं तो क्या आता है, डेसीबेल आता है। क्लियर? बोलो दोनों एक ही है, एक आपसे बेल बराबर 10 डेसीबेल होता है। क्लियर? ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आपको पता है प्रबलता डेसीबेल में बताई जाती है। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा यहां पर बोलो I क्या है और I0, I तो क्या है, दी गई आपसे मैं को ध्वनि बोलो की तीव्रता, ठीक है, आपसे मैं को इंटेंसिटी ऑफ गिवन साउंड। क्लियर? और ये क्या है बोलो ध्वनि आपसे मैं कह रहा हूं कि देहली तीव्रता। क्लियर? देहली तीव्रता जो अभी मैंने आपको बताया था 10⁻⁻12 बोलो वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके, उसके बाद आपको तीसरी बात पता होनी चाहिए, बोलो आपसे मैं कहूँ 80 डेसीबेल आपसे मैं कहूँ या उससे ज़्यादा आपसे मैं कहूँ ज़्यादा ध्वनि आपसे मैं करूँ कि प्रबलता आपसे होने पर हमें बोलो आपसे में को तनाव, बोलो तनाव आपसे में को होने लगता है, ठीक है, तनाव होने लगता है। बात समझ में आए? यानी फिर वो शोर की कैटेगरी में आ जाता है। जनरली बोलचाल की 20 से 40 डेसिबेल बोलो प्रबलता होती है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसा आता है तो आपसे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्लियर? यदि किसी आपसे मैं को ध्वनि, ठीक है, ध्वनि की आपसे मैं को तीव्रता, मैंने कहा ध्वनि की तीव्रता बोलो देहली तीव्रता, आपसे मैं को देहली तीव्रता बोलो से मैंने कहा 100 गुना है, ठीक है, 100 गुना है, तो आपसे मैं कह रहा हूं उस ध्वनि बोलो की प्रबलता आपसे मैं को प्रबलता क्या होगी। क्लियर? अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे कि बोलो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 100 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड साउंड, तो आपका फाइंड आउट ऑप्शन लाउडनेस ऑफ साउंड। क्लियर? ऑप्शन में दे रखा हो 10 डेसिबेल, एक दे रखा हो 20 डेसिबेल, एक दे रखा हो बोलो 50 डेसिबेल, आप 40 डेसिबेल, और एक दे रखा हो 80 डेसिबेल। तो मैं यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये डेसिबेल कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर? तो हमें क्या पता है बोलो आपसे मैं करूं प्रबलता बोलो बीटा इज इक्वल टू 10 log I अपॉन I0। हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है कि बोलो I जो है वो आपसे मैं कहूं I0 से कितना है, 100 गुना है। इसका मतलब I अपॉन I0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 100 लिख सकता हूं। तो 100 करूंगा तो 10 और यहां पर क्या लिख दूंगा 100। अब आप जानते हो कि बोलो log 100 या जिसको हम log 10 की पावर 2 का सॉल्यूशन क्या होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो 20 डेसिबेल। आंसर क्या हो जाएगा 20 डेसिबेल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी साउंड की बोलो तीव्रता गिवन हो तो आप उसको डेसिबेल में ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा दूसरा है बोलो ध्वनि आपसे मैं कहूँ का तारत्व। क्लियर? यानी पिच ऑफ साउंड, ठीक है, पिच ऑफ साउंड आपसे मैं कहूँ ये भी आपके रीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे में ध्वनि की तीव्रता का संबंध, तारत्व का संबंध किससे होता है। तो मैंने कहा तारत्व बोलो, मैंने कहा तारत्व का संबंध बोलो, मैंने कहा संबंध, मैंने कहा बोलो ध्वनि
ध्वनि की आपसे मैं कहूँ आवर्ती, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपसे मैं कहूँ किससे होता है, फ्रीक्वेंसी आवर्ती से होता है। क्लियर। जबकि तीव्रता का संबंध किससे था, आयाम से था, और इसका संबंध किससे है, आवर्ती से है। क्लियर। ये आपसे मैं करूँ आर्टेड रीड सब में पूछा गया है। क्लियर। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, जिनका भी पिच तारतम्य ज्यादा होता है वो साउंड ज्यादा समय आप सुनना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो शेर की दहाड़ होती है उसका तारतम्य जो है उसकी तुलना में जो मच्छर की भिनभिनाहट होती है उसका तारतम्य ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपके सामने कोई मच्छर भिनभिना रहा है तो थोड़ी देर में आप इरिटेट होने लगते हो। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि बोलो आपसे मैं कहूँ शेर की बोलो दहाड़ आपसे मैं कह रहा हूँ से ज्यादा तारतम्य किसका होता है, मच्छर की भिनभिनाहट। आपसे भिन्न बोलो, मैंने कहा बिना हट का तारतम्य क्या होता है, ज्यादा। क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूं इसलिए क्या होता है कि बोलो ये साउंड हमें ज्यादा देर सुनाई नहीं देती है। क्लियर। फिर मैंने कहा बोलो ध्वनि की गुणता, ठीक है, बोले तो क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है, बोलो मैंने कहा क्वालिटी ऑफ साउंड। मेरे कहने का मतलब है कि ध्वनि का ये वह गुण जिसको हमने जानते हैं, हम जिनकी आवाज हमने सुनी है उन्हें हम बिना देखे ही पहचान जाते हैं कि बोलो आपसे मैं को वो इसी गुण के कारण। क्लियर। सपोज दैट आप कभी आपसे मैं को बहुत सारे गाने सुनते हो, आप किसी सिंगर को जानते हो, उसके गानों को पसंद करते हो, और कभी आपका उसका गाना कहीं चलता है तो खाली गाने को आपको बोल को सुन के बता देते हो ये उदित नारायण का गाना है, ये कुमार सानू का गाना है, ये सोनू निगम का गाना है। तो वो किस ध्वनि के गुण से, बोलो इसी क्वालिटी ऑफ साउंड से। तो मैंने कहा ध्वनि का वह गुण आपसे में वह गुण बोलो आपसे में जिसके द्वारा आपसे में को हम बोलो जिन आपसे मैं कह रहा हूं जिनकी बोलो आवाज आपसे मैं कह रहा हूं हमने सुनी है, बोलो सुनी है उन्हें आपसे मैं कह रहा हूं उन्हें बिना देखे बोलो आपसे मैं करूं आवाज से ही पहचान आपसे मैं कौन जाते हैं। ठीक है। बोलो इसी को कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। हर व्यक्ति की बोलो ध्वनि की गुणता क्या होती है, अलग अलग होती है। मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के बोलो ध्वनि आप समय को की गुणता बोलो क्वालिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपसे मैं कह रहा हूं उसके अलावा हम और आपको क्या पता होना चाहिए, तो मैंने कहा एक आपको सोनार बोलो पता होना चाहिए। बोलो सोनार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहली बात पूरा नाम। क्लियर। पूरा नाम क्या होता है, तो मैंने कहा जो सोनार है। क्लियर। तो मैंने कहा साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। बोलो मैंने कहा साउंड बोलो नेविगेशन आपसे मैं कहूं नेविगेशन एंड मैंने कहा बोलो रैंकिंग। ठीक है। तो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर साउंड से तो ये हो गया, नेविगेशन से एन हो गया, आपसे मैं कहूं नेविगेशन से एन हो गया, और रैंकिंग। दूसरा आपसे मैं कह रहा हूं किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो मैंने कहा यह है बोलो इको। आपसे मैं को इको का मतलब क्या हुआ, प्रतिध्वनि। आपसे मैं कह रहा हूं बोलो के सिद्धांत आपसे मैं कह रहा हूं पर कार्य बोलो करता है। ठीक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपके रिट के अंदर बोलो आपसे मेरे को पूछी गई है कि जो आपका सोनार सिस्टम काम कहाँ आता है, तो यह मैंने कहा बोलो आपसे मेरे को पनडुब्बी। ठीक है। पनडुब्बियां जो पानी में डूबी रहती है, पनडुब्बियों की आपसे मेरे को दिशा, मैंने कहा वेग, और आपसे मैं कह रहा हूं डायरेक्शन बोलो आपसे मैं कहूं दिशा और दूरी। ठीक है। का बोलो पता आपसे मैं को लगाने में। क्लियर। बोलो आपसे मैं को यूज आता है। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो नेवी है वहां पर सोनार सिस्टम लगा होता है, जो बोलो समुद्र के अंदर कोई भी पनडुब्बी किस दिशा से आ रही है, कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है, किस वेलोसिटी से, वो सब कुछ पता लगा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया
बताया था। इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। मैंने कहा पुराने ज़माने में आप जब भी मूवी देखते थे तो किस से देखते थे, बोलो डीवीडी से। क्लियर? तो मैंने कहा सोनार सिस्टम जो है वो पनडुब्बी की डीवीडी पता लगाने में किया जाता है। डी का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन। क्लियर? बोलो वी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी, एंड डी का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। थोड़ा ट्रिक से याद रहेगा कि बोलो दिशा, वेग और दूरी तीनों का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है उसके अलावा आपको एक पता होना चाहिए, सौर प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। आपसे मैं कहूँ ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, बोलो आपसे मैं ध्वनि प्रदूषण सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स के, वाहनों के, लाउड स्पीकर के, आपसे मैं कहूँ बोलो से जो प्रदूषण होता है, कि साउंड से जो प्रदूषण होता है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ तो ध्वनि प्रदूषण, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि दुष्परिणाम, आपसे मैं कहूँ दुष्परिणाम, आपसे मैं कहूँ ये हमें पता होना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, नंबर 1 मैंने कहा, बोलो क्या होगा, तनाव होता है। क्लियर? उच्च रक्तचाप, आपसे मैं उच्च रक्तचाप। क्लियर? बोलो हाई ब्लड प्रेशर, आपसे मैं कहूँ हाई ब्लड प्रेशर, जो बहुत ज़्यादा आपसे मैं कह रहा हूँ साउंड पोल्यूशन में रहते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। उसके अलावा आपसे मैं कहूँ हार्ट अटैक, बोलो भी इससे आ सकता है। हृदयाघात, आपसे मैं कहूँ हृदयाघात भी हो सकता है। हिमोरेज, रक्त स्त्राव भी हो जाता है। बोलो आपसे तनाव, स्ट्रेस तो बोलो आपसे में उनको रहता ही है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है फिर बोलो साउंड पोल्यूशन को मतलब इसीलिए साइलेंट पॉइजन, बोलो आपसे धीमा विष कहा गया है। बोलो आपसे मैं को इसीलिए ध्वनि प्रदूषण, आपसे मैं को ध्वनि प्रदूषण को बोलो साइलेंट, बोलो स्लो पॉइजन, आपसे मैं को धीमा विष। मैंने कहा बोलो धीमा विष मतलब स्लो पॉइजन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कहा गया है। क्या कहा गया, बोलो स्लो पॉइजन कहा आपसे मैं को जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल आते हैं तो आपसे मैं कहूँ उनको पता ही नहीं रहता है कि उनका नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है, वो तेज आवाज में बात करने लगते हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहता है और एक दिन हार्ट अटैक से मर भी जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोला है, आपसे मैं को धीमा विष कहा गया है। बोलो आपसे मैं को दूर करने के उपाय, बोलो दूर करने के उपाय, आपसे मैं कह रहा हूं तो आपको क्या करना चाहिए। एक तो घरों पर, बोलो आपसे मैं को खिड़कियों पर, बोलो आपसे मैं खिड़कियों, ठीक है, पर बोलो मैंने कहा पर पर्दे, बोलो लंबे और मोटे पर्दे लगाने चाहिए। उसके अलावा आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो फर्श पे भी क्या कर सकते हो, ग्रीन कारपेट, आपसे मैं कहूँ कारपेट। ओके, आपसे मैं कह रहा हूँ जो ध्वनि प्रदूषण को, इको को कम करेगा। और सबसे मेन चीज आपको पता होना चाहिए ग्रीन मफलर। ठीक है, बोलो ग्रीन, आपसे मैं कहूँ मफलर, बोलो आपको एग्जाम में पूछा जाता है ग्रीन मफलर। बोलो आपसे मैं कहूँ जो योजना है या ग्रीन मफलर प्रक्रिया किसको कम करने के लिए की जाती है, ध्वनि प्रदूषण को। ग्रीन मफलर में क्या होता है, बोलो हाईवे, आपसे मैं कहूँ हाईवे, बोलो के किनारे, आपसे मैं कहूँ किनारे पर, बोलो बड़े आपसे मैं कहूँ वृक्ष लगाना। ठीक है, जिससे क्या होगा, बोलो साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी और आसपास रहने वाले घरों में ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं जाएगा। क्लियर? तो अक्सर स्टूडेंट इसको नहीं पता होता है, वो ग्रीन मफलर का मतलब वायु प्रदूषण से बोलो समझ जाता है, जबकि आपको पता होना चाहिए ग्रीन मफलर जो है उसका संबंध किस प्रदूषण को कम करने से है, आपसे मैं करूं बोलो ध्वनि प्रदूषण को कम करने से है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ध्वनि जो आपका टॉपिक है उसमें सारे कंटेंट बता दिए। आपका क्वेश्चन जो आज तक बोलो 10-12 साल के अंदर एग्जामों में आया है वो इन्हीं कंटेंट से आया है। या तो ध्वनि की विशेषताएं याद होनी चाहिए, या ध्वनि का वेग का फॉर्मूला और उसको प्रभावित करने वाले कारक पता होने चाहिए, या मैंने कहा ध्वनि की बोलो आपको प्रॉपर्टीज बताई उससे होना चाहिए। फिर आपको मैंने सोनार सिस्टम बताया जो इको से सिद्धांत पर आधारित है वो पता होना चाहिए, या ध्वनि प्रदूषण के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपको लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, आपसे मैं कह रहा हूँ। ओके, तो इसी तरह से निरंतर बने रहें, आपको आपसे मेरे को रोज लेक्चर मिलते रहेंगे। बस आपको तैयार कर लेना है, बार बार रिवीजन करना है और आपसे मेरे को जरूर आपको सफलता मिलेगी। क्लियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक।